Hello, dear students. The topic which we are covering today is Class 10th Social Science Power Sharing. In this topic, we will understand democratic governance. We'll also come to know about the modern societies and how governance work in the modern societies. The presentation explores critical concept of power sharing. ये प्रेजेंटेशन हमें इस तरह बनाया है कि आपको बताएगा कि पावर शेयरिंग क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या होता है। हम इसमें और अच्छे से जानेंगे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ ये बात जानेंगे कि सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट होता है, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, ये सब सोसाइटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर पावर शेयरिंग। इंट्रोडक्शन to power sharing concept and importance. Power sharing is a system of political governance in which all major segments of society are given a permanent share in the exercise of political power. पावर शेयरिंग क्या है? ये एक ऐसा पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम है जिसमें सारे मेजर सेगमेंट जो होते हैं सोसाइटी के, उनके लिए हमें परमानेंट शेयर होता है टू एक्सरसाइज देयर पॉलिटिकल पावर. It's not merely about distributing power. It's about building consensus and fostering inclusive within a diverse populace. Means एक डाइवर्स पॉपुलेशन में, एक ऐसी पॉपुलेशन, एक ऐसे लोगों का पूरा समूह जो डाइवर्स है, जहाँ अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट फॉस्टर करना, बनाना जो सबके लिए बराबर हो. इन डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग इज क्रूशियल. डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा क्रूशियल होती है पावर शेयरिंग. क्यों होती है ऐसा? reduces the possibility of conflict between social group. सबसे पहले हमें सोशल ग्रुप्स जो हमारे हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, सबसे पहला ध्यान हमें ये रखना होता है जब हम डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की बात कर रहे होते हैं. ensures stability and prevents tyranny of the majority. ये इंश्योर करना होता है कि स्टेबिलिटी बनी रहे. ऐसा ना हो कि किसी के साथ ज़्यादा हो रहा है या किसी को ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है और किसी को कम. हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिले, गिविंग वॉइस टू वेरियस ग्रुप. और ये देखते हुए मिले कि उनका इंटरेस्ट जो है, वो जो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही हो. ऐसा ना हो कि कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पावर का यूज़ करो. प्रमोट्स अ सेंस ऑफ लेजिटिमेसी, ओनरशिप अमंग ऑल सिटीजन्स. तो बेसिकली पावर शेयरिंग का क्या मतलब होता है कि लेजिटिमेट हो ये, और सिटीजन्स के लिए ओनरशिप हो. मतलब जो पर्सन पावर में है, जो गवर्न कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही बायस ना हो किसी एक पर्टिकुलर समुदाय या किसी ग्रुप के लिए, वो सबके लिए अनबायस्ड हो और हर सिटीजन के लिए उन्हें खुद ओनरशिप का एहसास रहे. और हर सिटीजन को यह एहसास हो कि वो, जैसे हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हर सिटीजन को यह एहसास होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा देश है एंड आई हैव टू ओन इट. मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन करता हूँ या करती हूँ. अगर हम ऐसे पावर शेयरिंग की बात करें जिसमें मैकेनिज्म ना हो, इफेक्टिव मैकेनिज्म ना हो, यहाँ पर लिखा भी है विदाउट इफेक्टिव मैकेनिज्म, तो क्या होगा? जो डाइवर्स सोसाइटी है वो बहुत बड़ा रिस्क रहेगा कि वो अनरेस्ट हो जाएंगी. मीन्स अगर अलग अलग समुदाय से लोग आ रहे हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, और पावर शेयरिंग किसी एक ग्रुप के पास ज़्यादा है, किसी एक कास्ट के पास ज़्यादा है और दूसरी कास्ट पे नहीं होती है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि लोग अनरेस्ट हो जाएंगे या वो इनसिक्योर फील करेंगे. तो बहुत ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग का एक इफेक्टिव मैकेनिज्म हो कि हम हर ग्रुप को उसमें कवर करें, कोई लेफ्ट आउट ना हो.
फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के 3 फॉर्म्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और अमंग सोशल ग्रुप्स। अब इनको हम अलग अलग तरीके से समझते हैं कि कौन सा पावर शेयरिंग का जो फॉर्म है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल ग्रुप कैसे काम करता है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है कि जो पावर शेयरिंग होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, वो हर ऑर्गन में, गवर्नमेंट के हर ऑर्गन में बराबर होता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पावर में 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और तीनों में बराबर बराबर पावर बटी होती है। इस सिस्टम का मेन काम क्या है? इस सिस्टम का मेन काम है ये चेक करना कि किसी एक ऑर्गन के पास ज़्यादा पावर ना हो। ऐसा ना हो कोई एक, जैसे लेजिस्लेचर के पास बहुत पावर है तो वो लॉज बना सकता है, तोड़ सकता है, अपने हिसाब से अमेंड कर सकता है। नहीं, हमारे लिए उसके ऊपर हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसके ऊपर सबसे ऊपर जुडिशरी है। तो हर एक ऑर्गन दूसरे को कंट्रोल करता है, हर एक ऑर्गन देखता है कि ऐसा ना हो किसी एक ऑर्गन में ज़्यादा पावर हो या वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, और हो सकता है इससे पब्लिक बेनिफिट ना हो। बेसिकली पावर शेयरिंग यही काम करता है डेमोक्रेसी में कि हमेशा पब्लिक बेनिफिट के बारे में सोचे कि लोगों का भला कैसे हो रहा है। दूसरा पावर शेयरिंग का जो फॉर्म है वो है वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल पावर शेयरिंग। ना वर्टिकल पावर शेयरिंग कैसे काम करता है? वर्टिकल पावर शेयरिंग के लिए 2 अलग अलग लेवल्स हैं गवर्नमेंट के हमारे यहाँ। एक है फेडरल गवर्नमेंट, जिसको कि जो पूरी एंटायर कंट्री को गवर्न करते हैं, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में। और दूसरा होता है प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसे स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल लेवल भी बोला जाता है। फेडरल गवर्नमेंट क्या करता है? फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करता है प्रोविजनल गवर्नमेंट को या रीजनल गवर्नमेंट को, रीजनल लेवल पर, कि वो छोटे छोटे डिसीजंस जो हैं अपने रीजन में, अपने लेवल पर ले सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश जो है वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट कर रखा है ये कि उत्तर प्रदेश अपने लॉ, एजुकेशन मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर या रोड मिनिस्टर, इस टाइप से अलग अलग मिनिस्ट्री बना सकता है, और वो चेक कर सकता है कि पूरे स्टेट में कैसे काम हो रहा है। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इतने बड़े देश को कंट्रोल, इंडिया से बिग कंट्री, तो इतने बड़े देश को कंट्रोल नहीं कर सकता, हर एक जगह जाकर नहीं देख सकता। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो उससे एक स्टेप नीचे काम कर ये चेक करता है कि हर एक जगह पर लोगों को बराबर सुविधाएं मिले, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। जबकि फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है नेशन वाइज यूनिटी मेंटेन रखना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग का मीन्स क्या होता है? ये इन्वॉल्व करता है अलग अलग ग्रुप्स को, सच एज लिंग्विस्टिक, रिलीजनल, एथनिक, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों को, उनके ग्रुप को, उन सोसाइटीज़ को। कैसे इम्प्लीमेंट होता है? जैसे सीट्स का रिजर्वेशन हो गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट्स हो गई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन to ensure minority groups have to say in governance। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो बहुत टाइम से पीछे रह गए थे, जिनको अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और काफ़ी कोशिशों के बाद हम माइनॉरिटीज़ को बराबर में ला भी पाए हैं। तो जो हमारा पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप है, ये देखता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको भी पूरा मौका मिले इंडियन गवर्नमेंट में, या गवर्नमेंट्स ने काम करने का या अपनी बात रखने का इक्वल राइट मिले हर किसी को। जैसे हमारे इंडिया में राइट टू वोट है, वो एक इक्वल राइट है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट एंड रेस। सो ये तीनों फॉर्म्स हैं। So this is all about the forms of power sharing, horizontal, vertical and power among the social groups. So let's move to the next slide. So here are 2 case studies, 2 models of power sharing between linguistic communities.
तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिंग्विस्टिक कम्युनिटी क्या होती है। लिंग्विस्टिक कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रह रहे हों, या ऐसे लोग एक साथ रह रहे हों जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, पर वो एक ही कम्युनिटी में एक ही जगह पर रह रहे हैं। इसके कई सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे मेंबर्स यूजिंग शेयरिंग द लैंग्वेजेस। सपोज एक ही कम्युनिटी में इंग्लिश और हिंदी और स्पैनिश बोलने वाले लोग एक साथ रह रहे हो तो कॉमन लैंग्वेज हो जाती है। फिर हो सकता है उनकी वोकैबलरी या प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो, तो एक जैसी बोली हो, एक जैसी भाषा हो, या एक जैसे कल्चर हो, जिससे वो अपनी लैंग्वेज आइडेंटिटी शो कर सकते हैं। तो इसके कई सारे फीचर्स अलग अलग होते हैं। बेसिकली लिंग्विस्टिक कम्युनिटी का मतलब होता है एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों का एक साथ होना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेल्जियम मॉडल की ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज। तो बेल्जियम मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है? बेल्जियम इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल, बहुत ही अलग सा एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। यहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। एज यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो, यहाँ पर डच स्पीकिंग है जो फ्लैमिश है, फ्लैमिश स्पीकिंग। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले वेलोन्स रहते हैं। फिर जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है। और इन सब के साथ सिविल स्ट्राइफ को अवॉइड करने के लिए, सिविल अनरेस्ट को या अनडिस्ट्रीब्यूशन को अवॉइड करने के लिए एक बड़ा ही इनोवेटिव सा पावर शेयरिंग का मॉडल जो है, जो बेल्जियम ने अडॉप्ट किया है, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, वो क्या है? इक्वल मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेट है कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इक्वल होंगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर जितने डच स्पीकर्स हैं उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी होंगे। ये इस बात को अवॉइड करता है कि किसी के भी राइट्स को फॉरबिड किया जाए, लोगों को बराबर राइट्स मिले। इसलिए ये पहला पॉइंट जो बेल्जियम मॉडल का है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, separate communities governments exist at each linguistic group with power over cultural, educational and language related issues, fostering autonomy। तो हर एक लैंग्वेज, कल्चरल या एजुकेशनल इशू को सॉल्व करने के लिए एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी ग्रुप है जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोगों की बात समझ सकता है, उनके कल्चर को जानता है, उनकी भाषा समझ सकता है, जानता है कि उनका ट्रेडिशन क्या है, तो वो आसानी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इससे डिस्प्यूट नहीं होता, लोगों में अनरेस्ट नहीं होता। अब बात करते हैं ब्रसल्स की। ब्रसल्स जो है, जो बेल्जियम का कैपिटल रीजन है, ये भी एक बहुत स्पेशल कैपिटल है। यहाँ पर ज़्यादातर फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं। And it has equal representation for both major communities, acknowledging its unique bilingual status. So ब्रसल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर दोनों ही कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं रहते हैं, और ये लोग बाइलिंगुअल हैं। मीन्स ये फ्रेंच और डच दोनों ही लैंग्वेजेस में बात करते हैं। ये बताता है कि जो इफ़ेक्टिव अरेंजमेंट है बेल्जियम का, ये कितना यूनिफाइड है एज अ नेशन और कितना इफ़ेक्टिव है एक प्रॉपर गवर्नमेंट को चलाने के लिए। अगर हम इसको और डिटेल में समझें तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बेल्जियम में
तीन कम्युनिटीज़ रहती हैं, तीन लिंग्विस्टिक कम्युनिटी रहती हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले तीन तरीके के लोग, एक डच स्पीकिंग, एक फ्रेंच स्पीकिंग और एक जर्मन स्पीकिंग। क्योंकि डच और फ्रेंच ग्रुप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो ये एक डर बना रहता है कि हो सकता है ये दोनों ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को, तीसरा जो ग्रुप है हमारा, जो स्मॉल ग्रुप है जर्मन स्पीकिंग, उनको डोमिनेट कर सकते हैं। तो अगर कंट्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई सिविल स्ट्राइफ ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सिंपल से लॉज या बड़ा ही यूनिक सा एक अरेंजमेंट बनाया है कि जितने डच स्पीकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे गवर्नमेंट में, ताकि इक्वालिटी बनी रहे, दोनों का नंबर इक्वल होगा तो जो तीसरा ग्रुप है उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी एक ग्रुप का मिनिस्टर्स का नंबर ज़्यादा होगा तो हो सकता है जर्मन स्पीकिंग ग्रुप के लिए प्रॉब्लम हो। ये रूल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक तो फेयरनेस बनाए रखने के लिए, दोनों ही ग्रुप सेम पावर शेयर करेंगे तो फेयर रहेंगे, डोमिनेशन ना हो, किसी एक ग्रुप का गवर्नमेंट पे डोमिनेशन ना हो, ऐसा ना हो एक कोई ग्रुप जो है वो आउट नंबर में हो और दूसरे को डोमिनेट करे। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए लोगों में सिक्योरिटी रहे, लोग सिक्योर फील करें, उनको लैंग्वेज और कम्युनिटी के लिए रिस्पेक्ट रहे, अपनी भी और दूसरे की भी, और पीस और यूनिटी बनाए रखने के लिए। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो कम्युनिटी वॉर्स होती हैं, कम्युनिटी फाइट्स होती हैं, उसको बहुत आसानी से रोका जा सकता है और एक बहुत ही स्टेबल कंट्री क्रिएट की जा सकती है। अगर इसे फर्दर एग्जाम्पल के साथ हम समझें तो बहुत सिंपल सी बात है, एक क्लास में दो ग्रुप हैं ए और बी। टीचर ऑलवेज मेक्स लीडर फ्रॉम ए। अगर टीचर हमेशा ए से ही लीडर बनाता है और बी को इग्नोर कर देता है तो वो फेयर नहीं होगा, टीचर का डिसीजन फेयर नहीं होगा और बी ग्रुप हमेशा नाराज़ ही रहेगा और हो सकता है बाद में वो टीचर का विरोध भी करे। पर अगर टीचर एक बार ए ग्रुप से लीडर बनाता है, मॉनिटर बनाता है और दूसरी बार क्लास मॉनिटर बी ग्रुप से चुनता है तो दोनों में इक्वलिटी रहेगी, फेयर रिप्रेजेंटेटिव दोनों के चुने जाते रहेंगे और दोनों को दिक्कत नहीं होगी कि हाँ ठीक है एक बार हमारा रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटर बना, एक बार उनका बना, और हर किसी को बराबर से मौका भी मिलेगा आगे बढ़ने का। तो एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही है बेल्जियम गवर्नमेंट में भी, बेल्जियम में भी, और बहुत ही स्मूथ और बहुत एक इजी वे में ये गवर्नमेंट रन कर रही है। सो ये था बेल्जियम मॉडल पावर शेयरिंग का, श्रीलंकन मॉडल पावर शेयरिंग का, और इसके आगे श्रीलंकन केस हिस्ट्री, पावर शेयरिंग अमंग सोशल एंड रिलीजियन ग्रुप्स और बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के पार्ट 2 में। तो वेट फॉर पार्ट 2। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप ऑन स्टडिंग।